बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 12 और हमारे जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं एवं उनके 2 पद्य भाग भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी जो ये रचना कैदी और कोकिला है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी थे जो एक राष्ट्र कवि थे, देशभक्त कवि थे। उन्होंने अपनी कलम से देशवासियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। तो ये कविताएं लिखने के साथ साथ में ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कविताओं के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता की अलग जगाते थे। इसी बीच में जब ये स्वतंत्रता सेनानी थे तो इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो जेल में जब ये उस 10x10 की कोठरी में जब ये बंद थे तो ये अपनी एक कल्पना के अनुसार, यानी कि बाहर एक कोकिल बोल रही है या एक कोयल बोल रही है, उसकी कल्पना के अनुसार इन्होंने ये कविता लिखी है कि किस तरह एक कोयल है जो स्वतंत्रता सेनानियों में स्वतंत्रता की अलग जगा रही है, आज़ादी की जोत जला रही है। तो उसके बारे में ये कविता है। देखो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। देखो, जब कोयल बाहर बोल रही है किसी पेड़ पर बैठ करके, और जब जो स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में बंद है और जब कोयल की अर्धरात्रि में चीखने की आवाज़ उनके पास पहुंची है तो वो कोयल से कुछ पूछ रहे हैं। देखो, इसके शब्दार्थ, क्यों हुक पड़ी। हुक पड़ी का यहाँ अर्थ है दर्द के स्वर में रो पड़ी, यानी कोयल तुम दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो। मृदुल, मृदुल का अर्थ है मधुर, और वैभव का यहाँ अर्थ है धन दौलत। वैभव से यहाँ क्या अर्थ है? धन दौलत। तो देखो, कवि माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल, अंधेरी रात में जब सारा संसार सोया हुआ है तब तुम इस भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो। यानी जब आधी रात के समय जब कोयल बोल रही है, तो आधी रात में कभी कोयल नहीं बोलती है, यानी आधी रात के समय जब कोयल बोल रही है तो कवि उससे पूछ रहा है कि इस भारी वेदना, यानी तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख या दर्द है जिसके स्वर में तुम इस तरह रो पड़ी हो। कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सा, कोयल बोलो तो तुम जो मधुर वैभव की रखवाली करती हो, यानी तुम्हारी जो आवाज़ है, जो तुम्हारी जो मधुर आवाज़ है और तुम्हारी आवाज़ में जो इतनी धन दौलत है। वैभव का यहाँ अर्थ है धन दौलत। यहाँ आवाज़ के अंदर वो वाली धन दौलत नहीं है, लेकिन जो मिठास वाली धन दौलत है वो बताओ कि उसमें से तुम्हारा क्या लूट गया है, जो कोयल तुम आधी रात में इस तरह कूक कूक कर रो रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दी की, कोकिल बोलो तो। यहाँ कवि क्या कह रहा है, यहाँ कोयल से पूछ रहा है कवि कि कोयल, तुम इतनी अर्धरात्रि में इस तरह क्यों चीख रही हो, इस तरह चीख चीख कर क्यों कूक रही हो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। देखो, हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। बावली, बावली का अर्थ है पागल। दावानल, दावानल का अर्थ होता है जंगल में अपने आप फैलने वाली आग। देखो, जंगल में गर्मियों में क्या होता है, अपने आप से आग लग जाती है, उसे दावानल कहते हैं। ज्वालाएं, ज्वालाओं का अर्थ है आग की लपटें। तो यहाँ कवि कह रहा है कि क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो क्या, जो आधी रात में इतनी तरह चीख चीख करके तुम जो कूक रही हो। कोयल से वो कह रहा है अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो, कोयल बताओ आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो तुम आधी रात में भी चीख चीख करके बोल रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं देखी है तुमने। दावानल यानी कहाँ जंगल में अपने आप लग गई, या क्या किस तरीके की कौन सी आग लग गई, या उसकी तेज उठती हुई लपटें तुमने देख ली है जिसके कारण से तुम इतना चीख रही हो। हे कोयल, तुम अपने चीखने का, कोकिल बोलो तो इसलिए हे कोकिल तुम अपने चीखने का कारण मुझे बताओ तो सही, जो आधी रात के टाइम में तुम हम कैदियों की जेल के बाहर आकर के इस तरह चीख रही हो। देखो, हमने ये जो 2 पद भाग पढ़े, क्यों हुक पड़ी सी और क्या हुई बावली सी, यहाँ तक ये जो पढ़े इनमें हमने भावार्थ देखा, और भावार्थ के साथ में मैं इसकी विशेषता आपको बतला देती हूँ कि कोयल जो कूक रही है, आधी रात के टाइम में जो कोयल कूक रही है वो किस कारण कूक रही है और कवि उससे क्या कह रहा है। देखो, कवि उससे कह रहा है कि कैदियों को दी जाने वाली जो यातनाएं हैं, भयानक यातनाएं, कैदियों को जो भयानक यातनाएं दी जा रही है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको अंग्रेज लोग जो यातनाएं दे रहे हैं,
उसको कवि ने दावानल की ज्वालाएं कही है। दावानल की ज्वालाएं यानी जंगल में जब अपने आप आग लगती है तो वो भयंकर आग लगती हुई चली जाती है। उसी तरीके की भयंकर यातनाएं अंग्रेजों के द्वारा उन स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही है जो कि जेल में बंद है। कविता का अगला भाग देखिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। देखो यहाँ कवि कोकिल से क्या कह रहा है उसके बारे में बताया गया है कि हम जेल में जो रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, हमने कौन से गहने पहने हैं और किस तरीके के गीत गाए जा रहे हैं। शब्दार्थ देखिए आप। जंजीरों का गहना, जंजीरों का गहना का मतलब हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ जंजीरें ही तो होती है। चरक चूं, चरक चूं का यहाँ अर्थ है देखो कोल्हू के लोहे के भारी पहियों के चलने से जो उत्पन्न आवाज़ होती है वो चरक चूं होती है। देखो जब कोल्हू का बैल चलता है ना, चारों तरफ कोल्हू के चक्कर लगाता है तो चरक चूं 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 करके धीरे धीरे आवाज़ निकलती है, उसे कहते हैं चरक चूं की आवाज़। तो यहाँ कवि है जो किसे कह रहा है, कोकिल से कह रहा है। उसका भावार्थ आप देखो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले अनेक क्रांतिकारी देशभक्तों को अंग्रेजों ने क्या कर रखा है, जेलों में डाल रखा है। मतलब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उन सबको अंग्रेजों ने उठा करके जेलों में डाल दिया और उन्हें अनेक कठोर यातनाएं दी जा रही है, यानी भयानक से भयानक उनको यातनाएं दी जा रही है। फिर भी वे साहसपूर्वक यानी हिम्मत रख के कि हमको अपने देश को आज़ाद कराना है, सब कुछ सहन करते चले आ रहे हैं। इसी संदर्भ में कवि कहता है कि हे कोयल, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि तुम आधी रात के समय में यानी अर्धरात्रि के टाइम में क्रंदन कर रही हो यानी कि चीख रही हो। हमारे शरीर पर पड़ी हुई जो हथकड़ियाँ हैं, जो बेड़ियाँ हैं, जो जंजीरों के गहने हैं, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? यानी कि तुम जो आधी रात के समय इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही हो? ये हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए क्या है, ये हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि क्या है ये हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये जो लोहे की जंजीरें हैं ये तो ब्रिटिश राज का यानी अंग्रेज़ों के राजाओं ने, यानी हमारे भारत में उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों के राजाओं ने हमें ये गहने पहनने के लिए दिए हैं। किस खुशी में कि हम किस तरह अपनी आज़ादी की अलग जगा रहे हैं। उस भयंकर यातनाओं के उपरांत हमें उपहार स्वरूप ये गहने हथकड़ियों के दिए गए हैं। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान है। हमारे जीवन में जो राग है, यहाँ कवि कह रहा है हमारे जीवन में जो गान है, हमारे जीवन में जो राग है, जो मधुर स्वर है, वो किसका है? वो इस चरक चू का है, कोल्हू की चरक चू का है। देखो जेल में हमें क्या करना पड़ रहा है, उनको कोल्हू खींचना पड़ रहा है। जेल में हमें कोल्हू खींचना पड़ रहा है। कोल्हू क्या होता है? बैलों के ऊपर के लकड़ी के दो बड़े बड़े से हिस्से रख के और फिर वो बैलों को घुमाते हैं। तो उसकी जगह वहाँ वो उन देशभक्त अंग्रेज़ लोग हैं जो देशभक्त हमारे यहाँ भारतीय लोगों को काम में ले रहे हैं और उनके कंधों के ऊपर पे कोल्हू के जो जितने भी औजार है वो रख करके और उनको कोल्हू के चारों तरफ घुमवा रहे हैं, जिससे चरक चू की जो आवाज़ आ रही है उसी आवाज़ को जितने भी स्वाधीनता सेनानी हैं अपने जीवन का एक संगीत मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं हमें इस तरह कार्य करने से हमारे देश को जल्दी ही आज़ादी मिलेगी। पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियाँ बनाते हैं। देखो ये क्या कहना चाहता है कवियाँ, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, यानी जो हमारी उंगलियां हैं वो क्या कर रही है, वो पत्थरों को तोड़ रही हैं। हम पहले पत्थरों को तोड़ते हैं, फिर उसकी मिट्टी को छानते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उनकी ईंटें बनाते हैं। गिट्टियां जो हैं ईंटों से है, तो उन गिट्टियों पर हमारी उंगलियां हैं। मतलब जब उंगलियां चल रही है और गिट्टियां बन रही है यानी ईंटें बन रही है, तो उन पर हम अपने गीत लिख रहे हैं। इसमें देखो, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली से यहाँ अर्थ है सखी, यानी जो कोयल है वो सभी स्वतंत्रता सेनानियों की सखी या सहेली है, जो उनके मन में स्वाधीनता की अलग जगाने के लिए आई है, ओज भरने के लिए आई है, या उत्साह या उमंग पैदा करने के लिए आई है। हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पहले मोट क्या होता है?
चरस या चमड़े का एक बड़ा सा थैला होता है जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है। मतलब कि जब बैल घूमते हैं चारों तरफ और वो चरस चलता रहता है और उसमें क्या है, एक चमड़े का थैला होता है, उस चमड़े के थैले में वो पानी भरता रहता है जिससे कि चरस के द्वारा निकाला जाता है। जुआ, हल या गाड़ी खींचते समय बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी, यानी मोटी मोटी 2 लकड़ियाँ होती है जो बैलों के कंधों पर रख दी जाती है। आपने देखी होगी बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी जब चलती है तो बैलों के कंधों के ऊपर कुछ लकड़ी सी गर्दन के ऊपर रखी हुई रहती है, उसे जुआ कहते हैं। ब्रिटिश अकड़, यानी अंग्रेजों का अहंकार, अंग्रेजों का घमंड। गजबढारी, गजबढारी का मतलब आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, यानी कि यह गजबढारी से किससे मतलब है, यानी कोकिल है जो अर्धरात्रि के समय जो क्रंदन कर रही है वो गजब ढा रही है। अब आगे कवि कोकिल को क्या बताता है, कहता है हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जेल में पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचता हूँ। जिस तरह बैलों के कंधे पे जुआ रख के बैलगाड़ी को या उसको खींचते हैं ना चरस को, उसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, पेट पर ये रख करके जुआ को रख करके कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ कुएं से पानी निकालने का मतलब खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी कुएं को खाली कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है मैं अंग्रेजों का अहंकार या अकड़ धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। यानी जितना पानी मैं कुएं में से निकालूंगा, जितनी मैं अपने देश के लिए मेहनत करूँगा, जितना मैं अपने देश के लिए कार्य करूँगा, या जितनी यातनाएं मैं अपने देश के लिए सहूँगा, उतना ही अंग्रेजों का अहंकार कम होता चला जाएगा। इसलिए तुम्हें पता है हे कोयल, दिनों में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। तो वो कहना चाहता है कि ये कोयल, तुम्हें पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती हैं, यानी सारे दिन हमसे काम कराया जाता है कोल्हू के बैल की तरह, और हमें बहुत यातनाएं दी जाती है। हथकड़ियों के जो गहने हैं वो हमको पहना दिए जाते हैं, और उन गहनों को पहने पहने ही हम सारा काम करते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, दिन में तो हमको घोर यातनाएं देते हैं। उस समय अंग्रेजों से किसी भी करुणा की आशा नहीं की जा सकती, यानी कि अंग्रेजों में कोई दया का भाव नहीं है कि वो हम पे कुछ दया करेंगे। इसी कारण तुम क्या करती हो, इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा, यानी तुम दिन में बिल्कुल नहीं बोलती हो, दिन की अपेक्षा रात में कूक करके, यानी रात में हमें आवाज़ें लगा करके, अपनी मधुर ध्वनि सुना करके आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, यानी हमारे अंदर उमंग और उत्साह भर रही हो। अर्थात हमारे घावों पर क्या कर रही हो, मल्हम, जो सारे दिन भर की जो यातनाएं हमें दी गई है उससे जो हमारे शरीर पर घाव हो गए हैं, उन घावों पर मल्हम लगाने का काम करने का जो तुमने ये उचित समय चुना है। तो यहाँ कवि कोकिल से क्या कह रहा है कि कोकिल, ये तुमने जो समय चुना है, दिन में तो हम सारे टाइम घोर यातनाएं सहन करते हैं, और जब वो घाव हो जाते हैं तो उन घावों को जब तुम रात्रि में मलहम लगाने के लिए तुम इस प्रकार कूक रही हो। देखो अगला पद देखें, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हूँ, कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ कोकिल से पूछ रहा है कि आधी रात के समय तुम इस तरह इस अंधकार को भेद करके क्यों रो रही हो, आखिर तुमने ये सब क्यों किया है, किसके लिए तुम ये सब कर रही हो। देखो विद्रोह बीज, विद्रोह बीज का यहाँ अर्थ है स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश विरोधी प्रखर भावना, यानी इस तरीके के बीज तुम बो रही हो विद्रोह के, ताकि जो स्वतंत्रता संग्राम हो उसमें ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा हो जाए। तो देखो कवि यहाँ कहना चाहता है इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, हे कोयल, ये अगर यह बात नहीं है तो इस रात्रि के अंधकार के समय में जब बिल्कुल शांति फैली हुई है, उस अंधकार को चीरती हुई क्यों करुण क्रंदन कर रही हो, यानी तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी जो कुहू कुहू बोलने की आवाज़ है, वो इस अंधकार को और इस शांति को जब चीर रही है तो एक क्रंदन की तरह, यानी रोने की तरह सुनाई दे रही है। इसलिए हे कोयल, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या पीड़ा हो रही है, और ये पीड़ा तुम्हें किस कारण से हो रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हूँ, यानी कि वो क्या कहना चाहता है कवि कि तुम इस तरह करुणामयी कूक के द्वारा, यानी कि एक अंतर्मन की आवाज़ के द्वारा हमारे हृदय में क्या कर रही हो, चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज
क्यों बोल रही हो, मतलब तुम्हारे जो बोलने की आवाज़ है आधी रात के टाइम में जो तुम बोल रही हो, इससे हमें तुम क्या कर रही हो, हमें उत्तेजित कर रही हो और हमारे हृदय में क्या हो रही हो, स्वतंत्रता के बीज बो रही हो। यानी चुपचाप हमारा साथ दे रही हो। क्या कर रही हो, चुपचाप हमारे लिए, हमारे देश के लिए या अपने देश के लिए स्वतंत्रता की अलख जगा रही हो। क्यों इस तरह, कवि कह रहा है, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, क्यों इस तरह स्वाधीनता संग्राम की तैयारी में संलग्न हो रही हो कोकिल, तुम कुछ तो बोलो। तुम क्यों, जैसे हम स्वतंत्रता की तैयारी कर रहे हैं तो तुम भी स्वाधीनता की तैयारी में संलग्न क्यों हो रही हो कोकिल, कुछ तो बोलो। देखो चतुर्वेदी जी का जो ये पद है कि जंजीरों का गहना पहना, मोट खींचता हूँ और स्वांत स्वर, ये तीनों जो पैराग्राफ है ये एक ही पद में दिए गए हैं। उसकी जो विशेषता है वो हम यहाँ देखेंगे। देखो दिन में तो कैदियों को अनेक यातनाएं दी जाती है। आपने देखा कि इसमें कविता में बताया है कि किस तरह दिन में कैदियों से कोलू चलवाया जाता था। इसके अलावा चट्टानें कटवाई जाती थी और भयंकर यातनाएं उनको दी जाती थी। तो उनसे कठोर श्रम का काम कराया जाता था। इसलिए रात में कवि के दुख भरे हृदय पर क्या करता था, दुख भरे हृदय पर मलहम लगाने के लिए कौन आई थी, कोकिल आई। ये कल्पना है, ये कवि की कल्पना है कि बाहर कोयल बोल रही है तो उसकी बोलने की मधुर ध्वनि को वो अपने एक मलहम का भाव समझ रहे हैं। तो कवि को उनके स्वानुभूति भरे स्वर से संघर्ष करने की बार बार प्रेरणा मिल रही है कोकिल के बोलने से। जब कोकिल लगातार बाहर बोल रही है तो उससे क्या हो रहा है, कवि को स्वतंत्रता की प्रेरणा मिल रही है। और इसी दृष्टि से कोयल रात में आश्चर्यजनक काम करने लगी है। यानी दिन में तो सारे दिन स्वाधीनता सेनानी यातनाएं झेलते हैं, कठोर श्रम करते हैं, और रात में जब कोयल बोलती है तो उनके मन में एक ओज, उत्साह और उमंग की भावना जागने लगती है। तो उनके लिए क्या है, रात में कोयल का बोलना आश्चर्यजनक काम करना है, यानी स्वाधीनता की अलग जगाना है। कोयल रात में करुणा कूक के द्वारा स्वाधीनता सेनानियों के हृदय में चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। यहाँ ये इसका सार है। हमारा अगला पद है, देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये देखो, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ क्रांति की ब्याली, तिस पर गाली है ए आली। अब देखो हम पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। देखो, काली तू रजनी भी काली, रजनी से यहाँ अर्थ है रात्रि या रात। शासन, शासन से अर्थ है अंग्रेजों का शासन या अंग्रेज राजा। करनी, करतूतें। काल कोठरी, यानी गंभीर अपराधों के लिए क्या होता है, जेल की बनी हुई जो अंधेरी कोठरी होती है, 10 बाई 10 की एक कोठरी होती है जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, और वो कहलाती है काल कोठरी। कमली, कमली से यहाँ अर्थ है कंबल। लोह श्रृंखला, यानी लोहे की सांकल, जो जंजीर लोहे की है जिसको हम हथकड़ी भी कहते हैं। हुकृति, हुकृति का अर्थ है हुंकार, हुंकार भरना, यानी एक जोश और उमंग। व्याली, व्याली का अर्थ है सांपिन, व्याली का अर्थ क्या है यहाँ, सांपिन। अब देखो, काली तू रजनी भी काली। अब यहाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं जो कैदी के रूप में हैं और कोयल से क्या कह रहे हैं कि इस समय चारों तरफ अंधकार है, सब चीज़ कालीमा से भरी हुई है। यानी कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालिका छाई हुई है, तुम काली हो और रात भी काली है। तुम तो काली हो ही, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, यानी जो अंग्रेजों का शासन है, जो अंग्रेजों का राजा है, उसके जो कर्म है वो भी क्या है, वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। देश में क्या है, निराशा रूपी कल्पना फैली हुई है। क्या फैली हुई है, देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है, और मेरे मन में भी काली यानी बुरी कल्पनाएं उठ रही है, यानी चारों तरफ कालापन छाया हुआ है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, यानी जो मेरी काल कोठरी है जिस 10 बाई 10 की जिसमें मैं रह रहा हूँ वो भी काली है।
टोपी काली, यानी जो टोपी मैंने पहन रखी है वो भी काली है। और कमली काली, कमली काली से यहाँ अर्थ है जो कंबल मैंने ओढ़ रखा है वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, यानी मेरी जो लोहे की हथकड़ी है, जो जंजीरें हैं, वो भी काले रंग की हैं। और देखो आगे ये क्या कहने चाहते हैं, पैरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये लाली। हुंकृति यानी हुंकार भरना, ब्याली मतलब हुंकार भरना या फुफकारना, क्योंकि ब्याली का यहाँ अर्थ है सांपिन। क्या अर्थ है? ब्याली का यहाँ अर्थ है सांपिन। तो और हुंकृति का अर्थ है हुंकार भरना या फुफकारना। यानी कि जो पहरेदार बैठे हुए हैं वहाँ, वो क्या है, वो सांपिन की भांति है या सांप की भांति क्या कर रहे हैं, वो फुफकार रहे हैं। और तिस पर है गाली ये आली, और इस पर है सखी, वो हमको बार बार क्या कर रहे हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गालियाँ दे रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, देखो कवि ने यहाँ बहुत मधुर स्वर में इस कविता को एक कोयल के आकार का रूप देकर के और इस कविता को गाया है। आप देखो, संकट सागर, संकट सागर का अर्थ है भयंकर मुसीबत। मधमाती, मधमाती का अर्थ है मस्ती से भरी हुई। अब कवि यहाँ क्या कह रहा है, इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती, कवि कहता है कोयल, इस समय देश पर अपार संकट छाया हुआ है और बहुत बड़ा संकट देश के सामने खड़ा है, बहुत भारी मुश्किल में हम लोग हैं। इस मुश्किल की घड़ी में भी तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देते हो, मरने को, मरने की मधुमाती, यानी तुम क्यों मरना चाहती हो। हम तो मर ही रहे हैं अपने देश के लिए, लेकिन तुम क्यों आई हो इस गहन अंधकार में, इस रात्रि में तुम यहाँ आकर के क्यों कूक रही हो। तुम यहाँ कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो कवि क्या कह रहा है, तुम यहाँ हम क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीत क्यों सुनती हो। देखो क्रांतिकारी दिन में सारे दिन भयंकर यातनाएं झेलते हैं, फिर कठोर श्रम करते हैं, फिर रात में आकर के अपने देशभक्ति के जब वो गीत गाते हैं तो उन गीतों को सुनने के लिए कोयल तुम यहाँ क्यों आती हो। तुम भी तो मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो, यानी तुम्हें तो कोई बंदिशें हैं ही नहीं, तुम तो बिल्कुल क्या हो, स्वच्छंद हो, यानी तुम्हें तो आज़ादी मिली हुई है, तुम मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो। तुम चमकीले अर्थात आशा हो और उत्साह से जो भरपूर गीत हैं उनको इस कारागार के पास में तैरा रही हो, यानी जिन गीतों को हम गा रहे हैं उन्हीं गीतों को तुम क्या कर रही हो, अपने मधुर स्वर से हमारे चारों तरफ बिखेर रही हो। रात्रि में कारागार के समीप जब तुम घूम घूम कर क्या करती हो, कोकिल हमारे लिए कूह करके, यानी अपनी आवाज़ निकाल करके ओज और तेज का संचार कर रही हो, हमारे अंदर स्वाधीनता की भावना भर रही हो, उल्लास और उमंग को भर रही हो। तो हे कोयल, तुम कुछ स्पष्ट कहो, कुछ तो बोलो कोयल। तो देखो ये जो पद भाग है इसमें क्या विशेषता है वो हम देखेंगे। यहाँ कवि क्या बताना चाहता है, देखो कवि यहाँ बताना चाहता है परतंत्र भारत, परतंत्र का मतलब है पराधीन, यानी दूसरे के अधीन, यानी अंग्रेजों के अधीन भारत था। तो सर्वत्र निराशा रूपी अंधकार व्याप्त है पूरे भारत में, सब जगह जहाँ अंग्रेजों का राज है वहाँ पर क्या है, भारतीयों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो निराशा रूपी घोर अंधकार व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु काली लगती है, कैसी लगती है, प्रत्येक वस्तु हमें काली लगती है। और अंग्रेजों की काली करतूतों के कारण अन्याय, अत्याचार, दमन एवं उत्पीड़न, ये देखो ये सब क्या है, ये अत्याचार के पर्यायवाची हैं कि यानी कि अंग्रेज किस तरह भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनके उत्पीड़न से भारतीयों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, उन पर संकटों का काला सागर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह निराशा, कष्ट, वेदना एवं समय की विकटता आदि की व्यंजना करने के लिए यहाँ काली शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें देखो बच्चों एक प्रश्न बनता है कि इस पद्यांश में काली शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो ये उसका उत्तर बनता है। हमारा अगला पद है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देखो ये कितना सरल भाषा में लिखा गया है, यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी कवि है जो किस तरह जेल में बंद है और एक कोकिल को अपनी खुद की और
कोकिल की जो वो तुलना कर रहा है उसके बारे में ये बताया गया है। हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। नसीब का अर्थ होता है भाग्य, नभ आकाश, कहावे कहलाती हैं, वहाँ प्रशंसात्मक वाक्य है ये, गुनाह अपराध, विषमता असमानता, रणबेरी जब युद्ध शुरू होने लगता है तब एक आवाज़ नगाड़ा टाइप बजाया जाता है और एक बड़ी सी एक वो होती है रणभेरी टाइप में एक बनी हुई इस आकृति की बनी हुई होती है, उसको इस आकृति की बनी हुई होती है, इसको बजाया जाता है तो उसे रणभेरी कहते हैं। इसमें क्या है देखो, तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ कवि कोयल से क्या कह रहा है कि तू तो हरी भरी डाली के ऊपर, हरी भरी टहनी के ऊपर बैठी है, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, मेरे नसीब में तो 10 बाई 10 की जो 10 फुट लंबी है 10 फुट चौड़ी जो कोठरी है जिसपे बड़ी बड़ी काली काली दीवारें हैं, मेरे नसीब में तो ये है, तुम तो स्वच्छंद आकाश के नीचे बैठी हो। तेरा नभ भर में संचार, यानी तेरा नभ भर यानी पूरे इस असीम आकाश में जिसका कहीं कोई अंत नहीं है उसमें तेरा संचार है, यानी तू वहाँ कहीं भी उड़ करके जा सकती है। और मेरा ये 10 फुट का संसार, मेरा जो संसार है 10 फुट की कालकोठरी में समाया हुआ है। रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी। और मुझे क्या है, तू तो कूक सकती है, चीख सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरे लिए क्या है, रोना गुनाह है। यदि मैं रोऊंगा तो क्या होगा, मेरी देशभक्ति का अपमान होगा, इसलिए मेरे लिए तो रोना गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, तू तेरी और मेरी विषमता देख, तू कितनी स्वाधीन है, कितनी आराम से कूक सकती है, आसानी से रह सकती है, और लेकिन मेरी विषमता तू देख, बजा रही तिस पर रणबेरी, यानी तेरे पास इतनी खुशियाँ होते हुए भी, असीम संसार होते हुए भी तू क्या कर रही है, रणभेरी बजा रही है। क्या कर रही है, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। समझ में आया आप सबको? ये जो पद भाग है इसके अंदर ही भावार्थ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगला देखो, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब देखो कवि कोकिल से क्या कह रहा है, उससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। हुकृति करना यानी हुंकार करना या गर्जना करना। कृति का अर्थ है रचना, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं जो एक राष्ट्रभक्त कवि हैं। मोहन से यहाँ अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। आसव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, रस या मदिरा, जो मतलब तरल चीजें होती हैं उन्हें आसव कहा जाता है। इस कृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं, तो कवि यहाँ कोयल से खुश होकर के कह रहा है, हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर के मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अब अपनी रचना में और क्या लिखूं। देखो जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किया वहाँ कवियों का भी स्वतंत्रता में बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से बहुत ओजस्वी कविताएं लिखी जिनको पढ़ पढ़ के लोगों में स्वाधीनता की अलग जगी। तो यहाँ कवि कोयल से पूछ रहा है कि कोयल बताओ, मैं अपनी रचना में और ऐसा क्या ओज भर दूं जिससे लोगों में क्या हो जाए, जोश भर जाए। कोयल तुम मुझे बतलाओ, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कि हे कोयल तुम मुझे बतलाओ कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं देश को अहिंसा के बल पर स्वतंत्र कराऊंगा, उसको पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी मैं अपनी प्राण शक्ति है, जो मेरे प्राणों का रस है, वो मैं किसमें डाल दूं जिससे कि मेरे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। अर्थात अपनी प्राण शक्ति मैं किसे दे दूं। हे कोयल तुम कुछ तो बताओ और कुछ इस विषय में कुछ तो बोलो। देखो इस जो ये पदभाग है इसमें क्या विशेषता है हम ये देखते हैं। देखो इसमें कवि की उस स्थिति के बारे में बताया है जिसमें जेल में कवि रो भी नहीं सकता, यानी वो रोकर अपने हृदय की वेदना को कम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, लोग उसे कमज़ोर समझेंगे और क्रांतिकारी देशभक्तों को इस तरह रोना या अपनी कमजोरी दिखाना देश के हित में नहीं होता है। जेल में रोने से उस पर कोई दया करने वाला नहीं है, अपितु उसे दोषी ही माना जाएगा, बाहर भी दोषी माना जाएगा और जेल के भीतर भी उसे दोषी माना जाएगा। और दूसरा है आशव। आशव से क्या अर्थ है, यहाँ हम देखो यहाँ आशव का अर्थ देख रहे हैं, आशव।
आसव है उसका अर्थ है हे प्राण शक्ति। हे प्राण शक्ति, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता सेनानियों तथा देशवासियों में प्रखर भावना का प्रसार हो, प्राण शक्ति का संचार हो, सभी के अंदर ऊर्जा भरे, सभी के अंदर जोश भरे, सभी के अंदर उमंग भरे तथा प्राणों के उत्सर्ग की प्रबल भावना बनी रहे। हम केवल अपने देशभक्ति के लिए हम अपने प्राणों को बचा करके नहीं रह सकते हैं, हम अपने प्राणों को न्योछावर करते जिससे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो देखो बच्चों, आज हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविता है कैदी और कोकिला, ये यहाँ समाप्त हो गई है। आप इसके भावार्थ को पुनः पढ़ें और इसकी विशेषताओं को देखें, जो भी विशेष इन भावार्थ में आया है उसे अच्छे से समझें, पढ़ें और लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद बच्चों।